नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 29 जिसका नाम है टर्म लोन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टर्म लोन्स के बारे में, डेफर्ड पेमेंट गारंटी को जानेंगे, साथ ही टर्म लोन अप्रेजल और प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होते हैं वो सब देखेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग और अप्रेजल कैसे होता है ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं टर्म लोन्स के बारे में, इन्हें देख लेते हैं। टर्म लोन जनरली जो दिए जाते हैं, टर्म लोन आर नॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरली जो टर्म लोन हम देते हैं वो फिक्स एसेट, किसी ना किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए देते हैं, चाहे वो लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ टर्म लोन्स ऐसे हैं जो फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन, एजुकेशन लोन और भी इस तरह के जो लोन हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिक्स एसेट टर्म लोन दिया तो जाता है बट उससे किसी तरह का फिक्स एसेट एक्वायर नहीं होता है। दूसरा, कई बार जो होता है वर्क टर्म लोन जो है वो करंट एसेट के लिए भी दिया जाता है। हालांकि ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। जैसे कि हम जानते हैं, एज वी आर अवेयर, द बिजनेस एंटरप्राइज इज सपोज टू ब्रिंग अ पार्ट ऑफ इट्स फंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ करंट एसेट फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज, कैपिटल और टर्म लाइबिलिटीज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। तो एक जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है, यानी कि जो करंट एसेट में से हम करंट लाइबिलिटी अगर माइनस कर दें तो जो निकल के आता है वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। और नेट वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए किसी भी जो फर्म है उसको अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से या तो कैपिटल से या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से उसको फंड करना होता है। बट कई केसेस में क्या होता है, अगर इफ़ द इंटरप्राइजेज इज नॉट एबल टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, अगर कोई इंटरप्राइज ऐसी है जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल अगर नहीं ला पाती है, तो क्या होगा, उस केस में लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। उनके पास लिक्विडिटी कमी हो जाएगी और ऐसे केस में बिजनेस ऑपरेशन जो है वो इफेक्ट होंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या होता है, बैंक ऐसी फर्म्स को प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन किसको फंड करने के लिए, जो नेट वर्किंग कैपिटल है, जो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी जो आ रहा है, इसको फंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल लोन्स आर नॉर्मली सैंक्शन फॉर 1 ईयर बट आर पेबल ऑन डिमांड। अब ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन जो नॉर्मली हैं, हमारी सीसी हैं, वो 1 साल के लिए दिए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन जो है हमारे नॉर्मली सैंक्शन 1 साल के लिए किए जाते हैं और पेबल ऑन डिमांड होते हैं। जबकि टर्म लोन के केस में क्या होता है, टर्म लोन के केस में एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, एग्रीड शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से इसका रिपेमेंट किया जाता है, विच इज़ स्टिपुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ द सैंक्शन। जो सैंक्शन के टर्म्स हैं वहाँ पर ही इसको मेंशन किया जाता है कि किस तरह से ये इसका रिपेमेंट किया जाएगा। Therefore, for the purpose of matching asset and liabilities of the bank, term loan are considered long-term asset while working capital loans are considered as short-term asset. तो आप सभी जानते हैं कि जो भी बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं वो उनके एसेट्स होते हैं, और टर्म लोन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के दिए जाते हैं तो ये 1 साल के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म एसेट में आते हैं। प्रैक्टिकली हाउ एवर एन एंटरप्राइज continue to enjoy the working capital loan till its working is satisfactory while the term loan gets repaid over the period of time। हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि सीसी जो है, वर्किंग कैपिटल जो लोन है, वो चलते रहते हैं जब तक कि उनके जो रेशियोज़ हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कोई फर्म जो है वो फुलफिल कर रही है, तो उनके वर्किंग कैपिटल जो है वो लोन जो है वो चलते रहते हैं। जबकि टर्म लोन क्या है, धीरे धीरे जैसे उसकी किस्तें, जैसे उसकी इंस्टॉलमेंट्स आती जाएंगी तो उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। As the term loan is expected to be repaid over the future cash flow of the borrower, the DSCR assumes great importance। अब देखो, वर्किंग जो टर्म लोन हम देते हैं वो आपने देखा कि किसी भी जो एसेट है उसको एक्वायर करने के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए देते हैं, और इसका रीपेमेंट कैसे होगा, जब कैश जनरेट होगा, फ्यूचर कैश फ्लो जो आएंगे उस एसेट से, तो वो जो कैश फ्लो फ्यूचर का आएगा उसके बेसिस पे ही जो EMI या उसका रीपेमेंट जो शेड्यूल है वो फिक्स किया जाता है। अब ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो से उसका रीपेमेंट होना है, जो हमारा रेशियो है DSCR, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली टर्म लोन के केस में। वाइल फॉर वर्किंग कैपिटल लोन द लिक्विडिटी रेशियो एज्यूम्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस। जबकि जो हमारे वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स के केस में क्या होता है, जो हमारे लिक्विडिटी रेशियो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे करंट रेशियो वगैरह, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि टर्म लोन के केस में DSCR सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्म रीपेमेंट शेड्यूल फॉर ऑल टर्म लोन्स। ईच टर्म लोन
हैज़ इट्स पेक्यूलियर रीपेमेंट शेड्यूल डिपेंडिंग अपॉन द कैश सरप्लस ऑफ द बोरोअर। जितने भी हमारे जो टर्म लोन्स हैं, किसी का ऐसा फिक्स नहीं है कि इनका रीपेमेंट शेड्यूल इस तरह का होगा। रीपेमेंट शेड्यूल डिपेंड करता है कितना कैश सरप्लस बोरोअर के पास है। कई बार जो सैलरीड पर्सन होते हैं, मान लीजिए सैलरीड पर्सन है, उसका उनकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, हर महीने सैलरी आ रही है, तो उनका जो रीपेमेंट जनरली जो फिक्स किया जाता है वो ईएमआई सिस्टम से किया जाता है, जैसे होम लोन्स वगैरह के केस में पर्सनल लोन जो दिया जाता है सैलरीड पर्सन को। जबकि दूसरी केस में जो फार्मर है अगर कोई, तो उनका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो किस तरह से होगा, क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि जब उनकी फसल पकेगी उनका पैसा आएगा, उस हिसाब से वो पेमेंट तभी कर पाएगा। मंथली इनकम उनकी फार्मर्स की नहीं होती है, तो उस केस में उनकी जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो भी उस तरह से फिक्स किया जाएगा। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज नॉर्मली बैंक स्टिपुलेट मंथली क्वार्टरली रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो इंडस्ट्री केस में नॉर्मली क्या होता है, बैंक या तो मंथली या क्वार्टरली रिपेमेंट फिक्स करते हैं प्रिंसिपल के साथ में जो भी इंटरेस्ट लगा हो, या फिर कुछ केस में क्या होता है इंटायर रिपेमेंट जो है वो स्टिपुलेट किया जाता है कि वो एक इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाए, यानी कि सारा का सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बुलेट रिपेमेंट। तो टर्म लोन के केस में हमने देखा कि या तो मंथली हो सकता है या फिर क्वार्टरली हो सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से हो सकता है, या फिर एक सिंगल पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट हो सकता है, जिसको हम बुलेट रीपेमेंट कहते हैं। तो ये सभी तरीके हैं, कोई ऐसा फिक्स इसका रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं है। और मोरेटोरियम भी दिया जाता है कई केसेस में। अब आते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी की तरफ। डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है, अब कोई परचेज़र है, मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं, वो उनको एक मशीन खरीदनी है मिस्टर बी से, मिस्टर बी सेलर हैं, उनसे एक मशीन खरीदनी है मिस्टर ए को। तो ए, या तो एक तरीका है कि मिस्टर ए के पास मान लीजिए पैसे नहीं है, मशीन 1 करोड़ की है और मिस्टर ए के पास में मान लीजिए 10 लाख ही हैं, 20 लाख ही हैं। तो अब क्या तरीका है, या तो वो बैंक से लोन लें, पूरा टर्म लोन लें कि मशीन खरीदने की फिक्स एसेट है, क्योंकि मशीन उसको एक्वायर करने के लिए टर्म लोन लें बैंक से और उसके बाद मशीन खरीदें, या फिर क्या करें, वो बी से उधार ले लें। अब बी कहता है कि हम उधार तो दे दें आपको, बट आपने अगर वापस नहीं किया हमें टाइमली तो फिर क्या होगा। तो उस केस में बी कहता है ठीक है हम आपको उधार दे देंगे, ए से कहता है कि हम आपको उधार दे देंगे मशीन, आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट हमें करते रहिए, लेकिन हमें किसी बैंक की गारंटी दिलवा दीजिए कि अगर आपने नहीं दिया तो वो बैंक हमें पे करे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं। कोई भी परचेजर जब फिक्स एसेट लेता है और सप्लायर को इमीडिएटली पे नहीं करता है, डू नॉट पे द सप्लायर इमीडिएटली बट पेज अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। एक रीपेमेंट शेड्यूल एग्री जिस पे हो जाते हैं दोनों बायर और सेलर, वो बनाया जाता है और बैंक गारंटी करता है इस रीपेमेंट को कि इस शेड्यूल के तहत जो रीपेमेंट होगा बैंक गारंटी करता है कि वो उस तरह से होगा। द गारंटी इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो इसी को हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं। दिस इज अ नॉन फंड बेस्ड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अब आप ऊपर से देखते हैं तो इसको, ये नॉन फंड बेस्ड जो है मेथड है फाइनेंसिंग का, दो तरह से होते हैं, फंड बेस्ड मेथड और नॉन फंड बेस्ड मेथड होते हैं फाइनेंसिंग के। फंड बेस्ड में डायरेक्टली बैंक का फंड इन्वॉल्व होता है, नॉन फंड में आप पहले फर्स्ट इंस्टेंस में बैंक का फंड इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है, बैंक गारंटी लेता है कि उसका जो कस्टमर है वो उस, यानी कि जो परचेज़र है वो सेलर को एज पर शेड्यूल पेमेंट करेगा। हाउएवर इफ़ द परचेज़र डिफ़ॉल्ट, हालांकि अगर मिस्टर ए जो हैं वो शेड्यूल के हिसाब से मिस्टर बी को पेमेंट नहीं करते हैं, उस केस में क्या होगा, साथियों अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर बैंक को पे करना पड़ेगा, द सप्लायर, द एक्सपोजर बिकम्स फंड बेस्ड। और उस केस में क्या होगा, क्योंकि अब फिर डायरेक्ट बैंक का फंड इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा, तो फिर वो फंड बेस्ड में आ जाएगा। बेस्ड टिल द लोन अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द, और उसमें क्या है, जो लोन अमाउंट है वो फिर बाद में बैंक किससे रिकवर करेगा, मिस्टर ए से रिकवर करेगा। द रिस्क इन्वॉल्व इन द डेफर्ड पेमेंट गारंटी आर सेम एज दोज इन द टर्म लोन, देयरफॉर द अप्रेजल ऑफ अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज सेम एज दैट ऑफ अ टर्म लोन। अब रिस्क जो है इसमें भी पूरा इन्वॉल्व है, बैंक का लगभग सिमिलर है, हालांकि पहले इंस्टेंस में लगता है कि नॉन फंड बेस्ड है, उतना रिस्क बैंक का नहीं है, बट अगर बाई चांस मिस्टर ए जो है, जो बायर जो है, जो बैंक का कस्टमर है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है सेलर को, तो उस केस में बैंक का जो रिस्क है वो पूरा है उसके। इसीलिए क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी है, उनका भी जो अप्रेजल होता है वो टर्म लोन की तरह ही किया जाता है। अब आता है हमारे पास कि डिफरेंस क्या है टर्म लोन अप्रेजल में और प्रोजेक्ट अप्रेजल में। तो दो चीज़ें होती हैं साथियों, एक तो है एक कोई इंडस्ट्री, आप दो सिनेरियो आप समझिए, एक कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है जो पहले से लगी हुई है, सारी मशीन्स हैं, उसमें सारा काम चल रहा है। अब उसको
अपने कैपेसिटी इन्हेंस करने के लिए, या फिर उनकी कोई मशीनरी वियर एंड टीयर कुछ हो गया है, उनको अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ नई एडिशन करने हैं, उसमें नया मशीन लगानी है, कोई नया फिक्स एसेट एक्वायर करना है, कोई लैंड और परचेज़ करनी है, अपना काम बढ़ाना है, तो इस तरह का अगर होता है तो उसको हम एक टर्म लोन कहते हैं, इंडिविजुअल टर्म लोन की कैटेगरी में आता है। वो एक टर्म लोन लेंगे और उस फिक्स एसेट को एक्वायर करेंगे। जबकि एक दूसरा सिनेरियो है, यानी कि कुछ भी आज की डेट में कुछ भी नहीं है और एक पूरा प्रोजेक्ट लगना है वहाँ पर, एक कोई फैक्ट्री नई सेटअप होनी है, सारी चीज़ें उसमें, सब नया लैंड बिल्डिंग सब कुछ बनेगा, सारी मशीन्स आएंगी, मतलब एक पूरा जो प्रोजेक्ट है वो नया लगना है। तो इन दोनों के केस में अप्रेजल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर अप्रेज्ड। तो उसमें क्या है ना, अब देखिए, जब नया प्रोजेक्ट ही लगना है तो नए प्रोजेक्ट में केवल टर्म लोन को आप स्टैंड लोन अलग से नहीं दे सकते, उसमें सारी चीज़ें देखनी होंगी कि एक बार टर्म कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है पर्सन, उसके बाद में जो बन के तैयार होगी फैक्ट्री, उसमें वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक साथ ही उनका असेसमेंट किया जाता है। जबकि इंडिविजुअल के केस में वो इंडिविजुअल टर्म लोन का असेसमेंट किया जाता है। तो इसमें लगभग इतना ही है। प्रोजेक्ट अप्रेजल के केस में साथियों क्या होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल में नॉर्मली 3 स्टेप जो है में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, 3 स्टेप में देख सकते हैं। अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट, कि जो मैनेजर हैं, जो प्रमोटर्स हैं उस फर्म के, उस प्रोजेक्ट के जो होंगे, डायरेक्टर होंगे या पार्टनर होंगे, वो उनकी कैपेसिटीज़ कैसी हैं उनके बारे में जानना। दूसरा टेक्निकल अप्रेजल, कि टेक्निकली वो वाइबल है कि नहीं है प्रोजेक्ट, या उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है उसकी, और किसी तरह का कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है। इकोनॉमिकल अप्रेजल देखते हैं, इकोनॉमिकली कितना वाइबल है, तो ये सारी चीज़ें देखनी जाती हैं। अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट, मैनेजरियल एस्पेक्ट में क्या क्या देखा जा रहा है, व्हाट आर द क्रेडेंशियल ऑफ प्रमोटर, कि जो प्रमोटर्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, जो एक्चुअल जो मैन बिहाइंड द शो है उसके मतलब किस तरह के क्रेडेंशियल्स हैं, कैसा फ्यूचर पास्ट में उनका रिकॉर्ड रहा है, क्या उनकी कितना कम्पिटेंसीज़ हैं उनकी, क्या एजुकेशन है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेक ऑफ प्रमोटर इन द प्रोजेक्ट, कितना पैसा वो अपना लगा रहे हैं, यानी कि अपना पैसा लगा भी रहे हैं या केवल बैंक से ही पैसा लेके सारा वो यूज़ कर रहे हैं। और अगर कभी कोई कंटिजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, डिले हो जाता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, या मार्केट कंडीशन कोई चेंज होती हैं, तो वो कितना अपना एडिशनल फंड भी ला सकते हैं, कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म क्या है, की पर्सन जो अपॉइंट किए जाएंगे वो किस तरह से किए जाएंगे, तो ये सारे तो हो गए मैनेजरियल एस्पेक्ट में। साथ ही टेक्निकल अप्रेजल जब में आप देखते हैं, टेक्निकल अप्रेजल में देखते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है। पहला हो गया आपका लोकेशन, हो गया लोकेशन होनी चाहिए सही, रॉ मटेरियल के पास में है कि नहीं है। सेकंड है जो प्रोडक्ट कौन सा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा, डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन किस तरह का होना है, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कैसा होना है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है, सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना दूर अवेलेबल है, एम्प्टी मतलब सही एडिक्वेट जो है अवेलेबिलिटी है कि नहीं है रॉ मटेरियल की, सही पैसों में मिलेगा नहीं, मार्केटिंग का अरेंजमेंट कैसा है, यानी ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा बट बाद में मार्केटिंग ही प्रॉपर नहीं हो पा रही है उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेक्निकल अप्रेजल का पार्ट है। थर्ड आता है हमारा इकोनॉमिक अप्रेजल। इकोनॉमिक अप्रेजल में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको उसके ऊपर रिटर्न जो आ रहा है कि नहीं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना बेनिफिट होगा, रिटर्न कितना होगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस में कितने टाइम बाद में वो प्रॉफिट देना शुरू कर देगा, और जिसका हाई ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं कंपेयर टू द लो ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप ये देख भी सकते हैं, अपने नॉर्मली भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जो ऐसा बिजनेस जिसका ब्रेक इवन पॉइंट हाई होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय बाद में वो रिटर्न देना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिस्की होगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि कोई जो मार्केट कंडीशन है अनसर्टेन है, तो ऐसा तो नहीं कि छोटा सी कोई मार्केट कंडीशन चेंज होगी, आज सरकार बदली या कल बारिश ज़्यादा हो गई या ऐसा कुछ, मतलब इस तरह की अगर, या मार्केट में कोई कंडीशन, कोई नया प्लेयर आ गया, उसने कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या नई कुछ कंपटीटर्स आ गए, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि मार्केट में अगर छोटा सा चेंज हुआ, उनके जो इन्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है वो ड्रास्टिकली चेंज हो है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है,
कोई थोड़ी सी चेंजेस भी अगर होंगी या रेट ऊपर नीचे हो गए किसी कमोडिटी के, रॉ मटेरियल के, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा तो कोई नहीं है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हुए देखनी होती हैं बैंक को। इसके अलावा साथियों फिर आते हैं हमारे अप्रेजल एंड फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब इनका अप्रेजल कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। द सेक्टर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो दिए हुए हैं। गवर्नमेंट जो है टाइम टाइम पे बताती रहती है कि कौन कौन से जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लिए जाएंगे। आज अभी जो हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो भी होंगे, या रोड ब्रिजेस वगैरह हैं, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, ये सारी चीज़ें आएंगी। एनर्जी सेक्टर के जो हैं प्रोजेक्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर एंड सैनिटेशन का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पाइपलाइन। अब ये सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सभी जो हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। अब एक चीज़ इनमें कॉमन है, आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं वो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट हैं, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होगी और काफ़ी लंबे समय तक किया जाता है फाइनेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सम डिस्टिंक्ट फीचर्स लाइक एक्सेप्शनली लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इनको इम्प्लीमेंट होने में लग जाता है। नॉर्मली 20-30 ईयर तक भी लग जाता है। जेस्टेशन एंड पेबैक पीरियड जो है वो भी लंबे होते हैं। हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो हाई होता है। वाइल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर सेम एज दोज आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो नॉर्मल प्रोजेक्ट अप्रेजल की तरह ही कुछ ज़्यादातर जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें बस फ़र्क वही है कि इनकी कॉस्ट हाई होती है, टाइम पीरियड लंबा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। RBI गाइडलाइन टू द बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। अब इसमें किस तरह से जो बैंक फाइनेंस करेंगे, RBI की क्या क्या वो है ये देखेंगे साथियों। तो ये साथियों हम डिस्कस करेंगे इसके जो पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।